अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर वो है एनालाइजिंग कंज्यूमर मार्केट। इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ द लेक्चर हमारा जो है उसके अंदर हम देखेंगे व्हाट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, व्हाट मेजर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू मार्केटिंग प्रोग्राम, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है वो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कल्चर फैक्टर का। उसके बाद कंज्यूमर के ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है वो होता है सोशल फैक्टर का। और थर्ड लेवल पे जो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करते हैं वो होते हैं उनके पर्सनल फैक्टर्स। तो हम इनको डिटेल में देखेंगे कि कल्चर फैक्टर्स क्या होते हैं, सोशल फैक्टर क्या होते हैं और पर्सनल फैक्टर्स क्या होते हैं। व्हाट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहले हम फोकस करेंगे कल्चर फैक्टर को। और अगर हम कल्चर फैक्टर की बात करें, व्हाट कल्चर इज द फंडामेंटल डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ पर्सन वांट्स एंड बिहेवियर एक्वायर्ड थ्रूआउट सोशलाइजेशन प्रोसेस विद फैमिली एंड अदर की इंस्टीट्यूशंस। कल्चर जो है एक ऐसा फंडामेंटल डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल, पर्सन, इंडिविजुअल के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसके अंदर जो लर्निंग होती है वो होती है अपने बैकग्राउंड इन्वायरमेंट से। और जो उनका सोशल ग्रुप होता है उसके जो तमाम फैक्टर मिलते हैं तो वो ये हमारे लिए कहलाते हैं कल्चरल फैक्टर। कल्चर के अंदर हमारे पास सब कल्चर्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर पहला होता है नेशनैलिटीज़, उसके बाद होता है रिलीजन्स, उसके बाद होता है रिस्कल ग्रुप, उसके बाद होता है जियोग्राफिकल रीजन। व्हाट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, तो उसके अंदर सबसे पहले है कल्चर फैक्टर और उसके बाद है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर की अगर हम बात करें तो सोशल फैक्टर के अंदर आता है रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, सोशल रोल एंड स्टेटस। तो ये चार डायमेंशन होती हैं सोशल फैक्टर्स की, जो हमारे चार ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होती हैं। कि एक तो रेफरेंस ग्रुप्स जो होते हैं ये हमारे लिए सोशल फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी कंज्यूमर के ऊपर। उसके बाद फैमिली, उसका कौन किस फैमिली से ताल्लुक, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है उसके बिहेवियर के ऊपर। सोशल रोल, वो क्या रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी के अंदर, ये इन्फ्लुएंस करता है उसके बिहेवियर पर। और स्टेटस, तो कंज्यूमर और जो हमारे कस्टमर हैं उनका स्टेटस क्या है, और स्टेटस भी उनके जो है सोशल फैक्टर का एक पोर्शन होता है जो इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। अगर हम बात करें रेफरेंस ग्रुप की, तो रेफरेंस ग्रुप के अंदर और रेफरेंस ग्रुप आर ऑल दोज ग्रुप दैट हैव अ डायरेक्ट फेस टू फेस और इनडायरेक्ट influence on attitude or behavior. Reference group influence member in at least three ways. रेफरेंस ग्रुप वो होते हैं जो किसी भी कंज्यूमर पे या तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। और इनका किसी भी कस्टमर या कंज्यूमर के ऊपर इन्फ्लुएंस करने का जो डायरेक्शन होती है वो तीन होती है। इसके अंदर सबसे पहले है एक्सपोज एन इंडिविजुअल टू न्यू बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल। Second, influence attitude and self-concept. Third, create pressure for conformity that may affect product and brand choice. तो ये वो तीन डायरेक्शन है जिसके जरिए रेफरेंस ग्रुप कंज्यूमर के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके अंदर सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें तो ये जो है एक्सपोज एन इंडिविजुअल टू न्यू बिहेवियर एंड लाइफ स्टाइल, कि जब किसी भी इंडिविजुअल को एक्सपोजर्स होता है, उसका फोकस होता है, उसकी ऑब्जर्वेशन होती है किसी नए लाइफस्टाइल की तरफ, किसी नए बिहेवियर की तरफ जहाँ से वो लर्निंग करता है। फिर उसके बाद सेकंड है इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ये देखना होता है कि उस इंडिविजुअल का एटीट्यूड क्या है, उस इंडिविजुअल का सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है।
एटीट्यूड्स की अगर हम बात करें तो ये वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन, और डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एटीट्यूड होते हैं। और एटीट्यूड के अगर कंपोनेंट्स की हम बात करें तो एटीट्यूड के अंदर जो है द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ थिंकिंग, द वे ऑफ ऑब्जर्विंग, ये तमाम चीज़ें जो है डेवलपमेंट करती हैं कंज्यूमर के एटीट्यूड को। तो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है उसके एटीट्यूड का और सेल्फ कॉन्सेप्ट का कि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। थर्ड आता है क्रिएट प्रेशर ऑफ कंफर्मिटी डेट में इफेक्ट प्रोडक्ट एंड ब्रांड। फिर उसके बाद जो है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ब्रांड के लिए जो उसके ऊपर एक फीलिंग्स, एक रियलाइजेशन क्रिएट होती है जो वो उसकी श्योरिटी और कंफर्मिटी जानना चाहता है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखती है कंज्यूमर के ऊपर, जिसकी बुनियाद पर वो डिसीजन मेकिंग करता है व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय। Group having a direct influence are called groups in primary group। वो ग्रुप जो किसी भी कंज्यूमर के ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रखते हैं उनमें है प्राइमरी ग्रुप। पीपल इंटरैक्ट फेयरली, कंटिन्यूसली एंड इनफॉर्मली सच एज फैमिली, फ्रेंड, नेबर एंड कोवर्कर्स। तो प्राइमरी ग्रुप जो होते हैं हमारे, उसके अंदर जो है पीपल जो है इंटरेक्ट करते हैं फेयरली, कंटिन्यूसली, जो कि कंटिन्यूसली उनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है, इनफॉर्मली सच एज फैमिलीज का, फ्रेंड्स का जो क्लोज फ्रेंड होते हैं, नेबर्स का जो नियरेस्ट लिविंग पीपल्स होते हैं, एंड कोवर्कर्स ड्यूरिंग द प्रोफेशनल लाइफ जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं। तो ये तमाम वो लोग होते हैं जो कि प्राइमरी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी कस्टमर या कंज्यूमर के बिहेवियर पर। People also belong to secondary groups such as religious, professionals, and trade union group, which are more formal and require less continuous interaction। ये वो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं जो कि एज कम्पेयर टू प्राइमरी ग्रुप इनका इन्फ्लुएंस कम होता है, लेकिन बहरहाल ये इन्फ्लुएंस रखते हैं किसी भी कंज्यूमर के ऊपर, किसी भी कस्टमर के ऊपर। और इन ग्रुप में एक सबसे पहला ग्रुप होता है रिलीजियस, कि उसका किस रिलीजन से ताल्लुक है। फिर प्रोफेशनल, वो किस प्रोफेशन का हिस्सा है। फिर ट्रेड यूनियन ग्रुप, वो डिफरेंट ट्रेड यूनियंस के जो ग्रुप होते हैं वो। ये वो तमाम ग्रुप्स होते हैं जो कि कंटिन्यू बेसिस पे कंज्यूमर उसको इंटरेक्शंस में होता है और वो उससे मुतासिर होता है और इनका कंज्यूमर पर इन्फ्लुएंस होता है। अब अगर हम बात करें रेफरेंस ग्रुप की, तो रेफरेंस ग्रुप पीपल आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रुप टू विच दे डोंट बिलोंग। अक्सर लोग ऐसे ग्रुप से भी मुतासिर होते हैं जिनसे वो ताल्लुक नहीं रखते, और लेकिन उनका भी एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है कस्टमर पर या कंज्यूमर के ऊपर। इसके अंदर जैसे कि इंस्पिरेशनल ग्रुप आर दोज अ पर्सन होप टू ज्वाइन। एक ऐसे ग्रुप जिनसे कंज्यूमर इंस्पायर होता है और वो उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है लेकिन अभी तक उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बना है। तो उस ग्रुप का हिस्सा बनने से पहले ही वो उस ग्रुप के जो डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं उनको फॉलो करना शुरू कर देता है। तो ये भी जो है एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखता है कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर कि वो किस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है। Destructive groups are those who value or behavior an individual reject. Where reference group influence is strong, marketer must determine how to reach and influence the group's opinion leader। फिर उसके बाद हमारे पास जो आता है एक linguistic ग्रुप, ये वो ग्रुप होता है जो वैल्यू बिहेवियर एंड इंडिविजुअल रिजेक्ट, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल अपनी वैल्यू और बिहेवियर को रिजेक्ट करता है, यानी जो उसमें एक्सेप्टेबल एलिमेंट नहीं होते वो उनको रिजेक्ट करता है। रेफरेंस ग्रुप के अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है वो होता है ओपिनियन लीडर का, कि उस ग्रुप के अंदर उस पोजीशन पे वो लोग कौन कौन है जो उस ग्रुप के अंदर ओपिनियन डेवलप करते हैं कि व्हाट इज बैड एंड व्हाट इज वर्स, व्हाट इज गुड, व्हाट इज पुअर, what is acceptable and what is unacceptable।
तो ये इन ओपिनियन लीडर का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि किसी भी ब्रांड या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जो फर्स्ट इनिशिएटिव होता है वो उन ओपिनियन लीडर्स का होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओपिनियंस बाकी ग्रुप मेंबर जो है उसको तेजी से एक्सेप्ट या रिजेक्ट या फॉलो या अनफॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक अहम रोल होता है जो को कहलाते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर ओपिनियन लीडर्स। अब अगर हम बात करें फैमिली की, तो फैमिली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर बाइंग ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी, एंड फैमिली मेंबर कंस्टिट्यूट द मोस्ट influential primary reference group. There are two families in the buyer's life. तो फैमिली जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या सोसाइटी की प्रोडक्ट या सर्विसेज पर, क्योंकि कंज्यूमर अपनी फैमिली से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, मुतासिर होता है। और फैमिली मेंबर कंस्टिट्यूट द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप, और जो फैमिली मेंबर होते हैं वो प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास दो तरह की फैमिलीज इन द बायर ग्रुप्स लाइस वो आती है। इसमें पहली है द फैमिली ऑफ द फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। The family of orientation consists of parents and siblings. From this, a person acquired an orientation towards religion, politics, economics, and sense of personal ambition, self-worth, and self-worth। ये जो हमारी फैमिली ओरिएंटेशन होती है इसके अंदर जो कंसिस्ट करते हैं हमारे पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद हमारे होते हैं पेरेंट्स के बाद हमारे आते हैं सिबलिंग्स के, हमारे जो अदर सिस्टर एंड ब्रदर्स वगैरह होते हैं। उसके बाद फ्रॉम दिस पर्सन एक्वायर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स रिलीजन, फिर उसके बाद वो रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट करता है, फिर पॉलिटिक्स की तरफ, और फिर इकोनॉमिक्स की तरफ, एंड सेंस ऑफ द पर्सनल एम्बिशन, और फिर उसकी कुछ पर्सनल एम्बिशंस होती हैं और अपनी पर्सनल सेल्फ वर्थ होती है, और बिलोंगिंगनेस का ताल्लुक होता है कि वो किस तरीके से लोगों को ट्रैप और लव करता है। A more direct influence on everyday buying behavior is the family of procreation, the person's spouse and children। जो सबसे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है उसके रोजमर्रा की जिंदगी में, उसके बाइंग बिहेवियर में, वो होता है उसकी फैमिली का, और उसके बाद उसका कि वो फैमिली में किस पोजीशन पे है, द पर्सन सपोज टू एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोल एंड स्टेटस। अ रोल कंसिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन जो है सोसाइटी में, प्रोफेशन में या अपनी लाइफ के डोमेन में वो किस तरह का रोल परफॉर्म करना चाहता है। ईच रोल इन टर्न इम्प्लाई अ स्टेटस, और हर रोल जो है डेवलपमेंट करता है उसके स्टेटस की। A senior vice president of marketing may be seen as having more status than a sales manager। डेफिनेटली अगर हम कंपैरिजन करें एक सेल्स मैनेजर का और प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग का, तो इन दोनों के स्टेटस के दरमियान में काफ़ी डिफरेंस आएगा, काफ़ी फ़र्क होगा। एक प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग का स्टेटस एक सेल्स मैनेजर के कंपैरेटिवली बहुत हाई होता है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एक रोल प्ले कर रहा है प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग और एक रोल प्ले कर रहा है सेल्स मैनेजर। एंड सेल्स मैनेजर मे बी सीन एज हैविंग मोर स्टेटस देन एन ऑफिस किलर। और डेफिनेटली तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें एक ऑफिस किलर का सेल्स मैनेजर से, तो अब वो सेल्स मैनेजर जो प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग के कंपैरिजन में लोअर लेवल पे था, अब वो अपर लेवल पे आ जाता है, और एक ऑफिस किलर के कंपैरेटिवली उसका स्टेटस हाई हो जाता है। तो ये स्टेटस जो है वेरी करता है डिफरेंट पोजीशन एंड डिफरेंट डेजिग्नेशंस, कि हम किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं।
अगर हम कंपेयर करेंगे अपने से टॉप पोजीशन लोगों से, तो हमारा स्टेटस और हमारा जो रोल है वो माइनर में चला जाएगा। और अगर हम कंपेयर करेंगे अपने से लोअर डेजिग्नेशन या लोअर पोजीशन पर, तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता चला जाएगा। People choose products that reflect and communicate their role and their actual or desired status in society. लोग जो है इंतखाब करते हैं, तरजीह देते हैं, पसंद करते हैं उन प्रोडक्ट को जो रिफ्लेक्ट करती हैं, जो कम्युनिकेट करती हैं उनके रोल को, और जो उनकी डिज़ायर स्टेटस इन सोसाइटी, जो हिस्सा बन सके उनके उस स्टेटस का, जो रिफ्लेक्ट कर सके उनके उस स्टेटस को, जिसकी बुनियाद पर वो सिक्योर कर सके अपनी पोजीशन को। व्हाट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, इसके अंदर हमारे पास है कल्चरल फैक्टर, उसके बाद है सोशल फैक्टर, उसके बाद है पर्सनल फैक्टर। तो अब हम बात करेंगे इसके अंदर पर्सनल फैक्टर की। जब हम पर्सनल फैक्टर की तरफ आते हैं तो पर्सनल फैक्टर में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो आती है एज। कस्टमर या कंज्यूमर का कौन सी एज ग्रुप से ताल्लुक होता है। अकॉर्डिंग टू एज हम अपनी पॉपुलेशन को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक एज ग्रुप होता है किड्स का, एक एज ग्रुप होता है यंग्स का, और एक ग्रुप एज ग्रुप होता है ओल्ड पीपल का, एडल्ट। तो ये हम देखना होता है कि कंज्यूमर और कस्टमर का एज ग्रुप, ये उसका पर्सनल फैक्टर के अंदर सबसे अहम होता है उसकी एज। उसके बाद होता है उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट। उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या स्पेसिफिक उसकी प्रेफरेंस, वैल्यूज़ और उसकी विशेस और उसके स्टैंडर्ड्स हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट को। उसके बाद आता है लाइफ स्टाइल। उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की करंट पोजीशन क्या है, वो किस तरह का लाइफ स्टाइल मैनेज कर रहा है और किस तरह का लाइफ स्टाइल स्पेंड कर रहा है। फिर उसके बाद आते हैं उसकी वैल्यूज़। उसकी वैल्यूज़ क्या है, तरजीहात क्या है, यानी वो क्या चीज़ है जो उसे सेटिस्फाई करती है और क्या फैक्टर हैं जो उसे डिससेटिस्फाई करते हैं। वो कौन से फैक्टर हैं जो उसे अट्रैक्ट करते हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो उसे जिन्हें वो इग्नोर करता है। तो यहाँ पे बात आती है उसकी वैल्यूज़ की। फिर उसके बाद आती है पर्सनैलिटी, कि पर्सनल फैक्टर में एक अहम फैक्टर है उसकी पर्सनैलिटी क्या है, क्योंकि डिफरेंट कंज्यूमर, डिफरेंट कस्टमर की जो है पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है और ये वेरी करती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर और कस्टमर टू कस्टमर। अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो पर्सनैलिटी में उसका आ जाता है कि किस तरीके से द वे ऑफ wearing, the way of talking, the way of moving, the way of sitting, द वे ऑफ ऑब्जर्विंग, ये तमाम फैक्टर मिलते हैं तो उसकी डेवलपमेंट होती है पर्सनैलिटी की। तो ये पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर के पर्सनल फैक्टर के तौर पर। फिर आती है वेल्थ, कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसकी पावर ऑफ परचेजिंग का लेवल क्या है, उसकी इनकम और उसके एक्सपेंडिचर के तवाज़ुन क्या है। उसकी जो वेल्थ का फैक्टर है ये भी उसके पर्सनल फैक्टर में अहम होता है। फिर उसके बाद आता है एक्यूपेशन, कि वो किस एक्यूपेशन से बिलोंग करता है, उसका प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशनली जिस एक्यूपेशन से, स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर एक्यूपेशन से वो ज्वाइंड है, तो ये भी उसका प्रोफेशन या एक्यूपेशन जो है इन्फ्लुएंस करता है उसकी लाइफ के ऊपर, उसके डिसीजन मेकिंग के ऊपर। फिर आता है लाइफ साइकिल स्टेज, कि उसका जो लाइफ साइकिल स्टेज है वो क्या है। लाइफ जिस लाइफ साइकिल स्टेज में वो मौजूद है उसमें उसकी कंडीशन, उसकी डिसीजन मेकिंग वेरी करती है, चेंज होती है टाइम टू टाइम। तो ये तमाम थे पर्सनल फैक्टर। अब अगर हम बात करें एज एंड लाइफ साइकिल की, तो आवर टेस्ट इन फूड, क्लोथ, फर्नीचर आर रिक्रिएशन इज ऑफन रिलेट टू आवर एज। हमारे खाने में, हमारे पहनने में, हमारे फर्नीचर से रिलेटेड चॉइस में जो हमारे पसंद होती है ये रिलेट करती है हमारी एज से। यानी अगर फूड और क्लोथ से रिलेटेड यंग या किड्स की जो है पसंद या चॉइस कुछ और होगी, यंग की चॉइस कुछ और होगी और ओल्ड पीपल की चॉइस कुछ और होगी। तो ये एज एंड लाइफ स्टाइल स्टेज जो है ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है कंज्यूमर के ऊपर। उसके बाद आता है इट इज़ आल्सो अ शेप बाय फैमिली लाइफ साइकिल,
and the number, age, and gender of people in the household at any point in time. तो ये जो किसी भी कंज्यूमर या किसी भी कस्टमर का जो ये स्टैंडर्ड शेप होता है, ये इसमें शामिल होते हैं उसके फैमिली लाइफ साइकिल, कि वो किस फैमिली लाइफ साइकिल से बिलोंग करता है, उसके फैमिली मेंबर्स के नंबर ऑफ द फैमिली मेंबर्स कितने हैं, एज एज का जो रेशियो है वो क्या है, उसके बाद किस क्या जेंडर का कम्बिनेशन क्या है, और पीपल इन हाउस होल्ड एनी पॉइंट ऑफ द टाइम, और जो पीपल हाउस होल्ड हैं उन, तो ये जो है एक अहम रोल प्ले करते हैं किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी कंज्यूमर के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको शेप करने में। अब अगर हम बात करें द फैमिली लाइफ साइकिल, द फैमिली लाइफ साइकिल के अंदर एक हमारा स्टेज वो होता है जिसमें बैचलर स्टेज होता है और यंग सिंगल पीस, यानी कोई इंडिविजुअल है जो बैचलर है, नॉन मैरिड है, और उसका जो लाइफ साइकिल स्टेज है वो इस वक्त इनिशियल स्टेज पर होता है, उस वक्त उसकी प्रेफरेंस और तरजीहात कुछ और होती है। सेकंड फैमिली लाइफ साइकिल स्टेज वो आता है जिसमें यंग मैरिड कपल्स विद नो चिल्ड्रन, यानी रिसेंटली अगर उसकी शादी हुई है और अभी उसके कोई किड्स नहीं है, तो ये एक सेकंड स्टेज होता है फैमिली लाइफ साइकिल की। थर्ड उसके बाद आता है फुलनेस यंग मैरिड कपल विद चिल्ड्रन, जिसके अंदर एक मुकम्मल कंप्लीट फैमिली होती है और पेरेंट्स विद चिल्ड्रन जो है अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे होते हैं, तो ये थर्ड स्टेज आता है फैमिली लाइफ साइकिल का। फिर फोर्थ लाइफ साइकिल स्टेज आता है फैमिली का यंग और मिडिल एज पर्सन विद डिपेंडेंट चिल्ड्रन द सिंगल पेरेंट्स। ये वो कंडीशन होती है जिसमें जो है पेरेंट्स में से कोई से एक होते हैं और वो डिपेंड कर रहा होता है अपने चिल्ड्रन के ऊपर, यानी उनके जो इन चिल्ड्रन की इनकम होती है वो इन्फ्लुएंस करती है उनके ऊपर। फिर उसके बाद इसके अंदर हमारा एक सेकंड स्टेज आता है बी, डिस्कवर पर्सन विदाउट डिपेंडेंट चिल्ड्रन, जिसके अंदर वो इंडिपेंडेंट होते हैं और चिल्ड्रन की इनकम का उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। सी हमारे पास स्टेज आता है जिसके अंदर मिडिल एज मैरिड कपल्स विदाउट चिल्ड्रन, तो ये वो लोग होते हैं जो मिडिल एज में होते हैं और जिनके किड्स नहीं होते, तो ये एक लाइफ साइकिल स्टेज एक अलग होता है। तो ये हमारे तीन कंडीशन थी मैरिड लाइफ साइकिल की। इसके अंदर जो हमारी फोर्थ कैटेगरी आती है फुलनेस मिडिल एज मैरिड कपल्स स्टिल विद डिपेंडेंट ऑन चिल्ड्रन, यानी पेरेंट जो है वो मिडिल एज है और डिपेंड कर रहे हैं चिल्ड्रन के ऊपर, ये भी एक लाइफ साइकिल स्टेज है। एम्प्टीनेस ओल्डर मैरिड कपल विद नो चिल्ड्रन लिविंग विद दैम, यानी ये वो कपल हैं जो कि विदाउट किड्स हैं और ये सेल्फ डिपेंडेंट हैं और ये बगैर किड्स के जो है सर्वाइव कर रहे हैं। और फिर सिक्स लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ फैमिली आता है ओल्डर सिंगल पीपल स्टिल वर्किंग और रिटायर्ड, तो ये वो स्टेज होता है जिसके अंदर कोई एक ओल्ड एज पेरेंट्स में से कोई एक इंडिविजुअल सिंगल होता है और जो अभी तक किसी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन में इंगेज होता है। तो ये वो मैक्सिमम हमारे पास स्टेजेस हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं द फैमिली लाइफ साइकिल को। इन डिफरेंट फैमिली लाइफ साइकिल, इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल में कंज्यूमर और कस्टमर का जो क्राइटेरिया टू डिसीजन मेकिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड ब्रांड होता है वो डिफरेंट होता है, चेंज करता है कि वो किस स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल में मौजूद है। तो जितनी डिफरेंट ये लाइफ साइकिल स्टेज हैं उतनी उसकी चेंजिंग ऑफ बिहेवियर भी होती चली जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस। एक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस में सबसे पहले हमारे पास एक्यूपेशन आल्सो इन्फ्लुएंसेस कंजम्पशन पैटर्न। एक्यूपेशन जो है लाजमी इन्फ्लुएंस करते हैं कंजम्पशन पैटर्न को कि आपका किस पर्टिकुलर और स्पेसिफिक एक्यूपेशन से ताल्लुक है। Product and brand choice are also affected by economic circumstances। किसी भी प्रोडक्ट
या किसी भी ब्रांड की चॉइस का जो एक ताल्लुक है वो है इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस से, कि उस वक्त करंट इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है। स्पेंडेबल इनकम, सेविंग एसेट्स, डेट, बोरिंग पावर एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पेंडिंग एंड सेविंग। तो जो किसी भी इंडिविजुअल और कंज्यूमर की काबिल खर्च इनकम होती है, जिसको हम स्पेंडेबल इनकम कहते हैं, इस इनकम के अंदर हमें देखना होता है उसकी सेविंग, तो उसका सेविंग का ट्रेंड क्या है, उसके एसेट्स, उसकी एसेट्स की कंडीशन क्या है, उसके डेट ड्रॉइंग पावर, उसका कर्जा लेने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, एटीट्यूड टुवर्ड स्पेंडिंग एंड सेविंग, और उसका एटीट्यूड क्या है। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इनकम को, मोस्ट ऑफ द इनकम जो है स्पेंड कर देते हैं अपनी नीड्स के ऊपर, और कुछ लोग जो होते हैं जो अपनी इनकम का हार्डली 50% स्पेंड करते हैं अपनी नीड्स के ऊपर। तो ये कहलाता है एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पेंडिंग एंड सेविंग। तो ये भी जो सरकमटेंसेस हैं ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी कंज्यूमर या कस्टमर की डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग परचेजिंग। उसके बाद आता है पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है और उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखते हैं पर्सनैलिटी, ईच पर्सन हैज पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक दैट इन्फ्लुएंस हिज और हर बाइंग बिहेवियर। हर इंडिविजुअल की, हर पर्सन की जो पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और ये पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं उसके बाइंग बिहेवियर पर। Personality means a set of discerning human psychological traits that lead to relatively consistent and enduring response to the environmental stimuli, including buying behavior. पर्सनैलिटी से मुराद है जो किसी भी इंडिविजुअल को डिफरेंट करता है उसके साइकोलॉजिकल टेरिट्स की बुनियाद पर, कि उसकी जो डिफरेंट जो साइकोलॉजिकल टेरिट्स होती हैं वो डिफरेंट पीपल से अलग होती हैं, और यही वो क्रेडिट्स और कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो लीड करती हैं रिलेटिवली कंसिस्ट ऑफ एंड्यूरिंग रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट स्टिमुलाई। इसके अंदर जो इन्फ्लुएंस होता है एनवायरनमेंट का भी होता है, और ये तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसके बाइंग बिहेवियर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट इट इज हाउ वी व्यू अवर सेल्फ। सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स के हर इंडिविजुअल या हर पर्सन की जो है वो दो आइडेंटिफिकेशन होती हैं। एक होती है कि हाउ पीपल सी हिम, लोग उसको किस तरह देखते हैं, और एक होती है हाउ ही सी हिमसेल्फ, वो अपने आप को खुद किस तरह देखता है। तो वो जो अपने आप को कंज्यूमर या कस्टमर का अपने आप को देखने का स्टाइल होता है वो कहलाता है उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो कंज्यूमर often choose and use brand relative to their actual self concept। तो जो उसका ये सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि वो अपने आप को किस तरह देखता है, ये किसी भी ब्रांड के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए उसके लिए बहुत अहम इन्फ्लुएंस रखता है।
although the match my strength be based on the consumer ideal self concept, कि अगर कंज्यूमर को आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट रखता है हाउ वी वुड लाइक टू व्यू अवर सेल्फ, कि अभी हम जिस कंडीशन में हैं, लेकिन हम अपना एक डिजायर या अपनी एक वांट्स रखते हैं कि हम अपने आप को किस तरह देखना चाहते हैं। तो ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है रिलेटेड फ्यूचर, ये भी इन्फ्लुएंस करता है कि किसी भी कंज्यूमर के बाइंग प्रोसेस पर, उसके परचेजिंग प्रोसेस पे, और इवन ऑन अदर सेल्फ कॉन्सेप्ट, और जो दूसरों के सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है हाउ वी थिंक अदर सी अस, कि हम लोगों को किस तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोगों यानी अदर पीपल्स के सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, जो उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में लोग हैं उन लोगों के सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी कंज्यूमर के बाइंग या परचेजिंग बिहेवियर के ऊपर। अब अगर हम बात करें लाइफ स्टाइल एंड वैल्यूज की, तो lifestyle and values. A lifestyle is a person pattern of living in the world as expressed in activities, interest and opinion. लाइफस्टाइल जो है किसी भी पर्सन का पैटर्न ऑफ लिविंग होता है, उसका जिंदगी गुजारने का जो प्रोसीजर तरीक़ेकार होता है उसको हम लाइफस्टाइल कहते हैं, और वो किस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसकी ओपिनियन क्या है। तो ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है और ये जो ओपिनियन होती है ये रिलेट करती है उसके लाइफस्टाइल से। इट पर्टिकुलरली द पर्सन इंटरेक्टिंग विद हिज और हर एनवायरनमेंट, और वो जो पर्सनली कोई इंडिविजुअल या कंज्यूमर जो है इंटरेक्ट करता है वहाँ की अवेलेबल इन्वायरमेंट से, तो वो इन्वायरमेंट भी इन्फ्लुएंस सकती है उसके लाइफस्टाइल के ऊपर। वैल्यू आर द बिलीफ सिस्टम दैट अंडरलाई एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। वैल्यूज कहते हैं कि उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो किस तरह का यकीन रखता है, और एटीट्यूड एंड बिहेवियर, और उसके एटीट्यूड क्या है और उसका बिहेवियर क्या है। वैल्यू गो मच डीपर देन बिहेवियर। वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखती है, बहुत ज़्यादा बिहेवियर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर इन्फ्लुएंस रखती है कि उसकी बिलीव और उसकी थॉट्स क्या हैं। और एटीट्यूड एंड डिटरमाइन पीपल चॉइस एंड डिज़ायर ओवर द लॉन्ग टर्म। तो बिहेवियर हो, एटीट्यूड हो, जो डिटरमाइन करते हैं उस इंडिविजुअल या पीपल्स की चॉइस को एंड डिज़ायर को लॉन्ग टर्म बेसिस पे, फ्यूचर में आने वाले लॉन्ग टर्म पीरियड में। अब उसके बाद हम बात करें कि साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसके अंदर जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उसके अंदर है मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग एंड मेमोरीज। ये चार फैक्टर होते हैं जो हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेस के स्टेज में शामिल होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है कि उसकी परसेप्शन क्या है, उसकी मोटिवेशन क्या है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस लर्निंग क्या है, और उसकी जो मेमोरी एक्यूमुलेटेड मेमोरी का लेवल है वो क्या है। तो ये चारों फैक्टर हमारे कहलाते हैं की साइकोलॉजिकल फैक्टर।
अब मोटिवेशन से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आती है फ्रेड थ्योरी। Sigmund Freud assumed that the psychological forces shaping people's behavior are largely unconscious and that a person cannot fully understand his or her own motivation. फ्रेड की जो थ्योरी है साइकोलॉजिकल से रिलेटेड मोटिवेशन वो ये है कि किसी भी पर्सन के लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है अपने मोटिवेशंस को अंडरस्टैंड करना, रिकग्नाइज करना, पहचानना। ये जो लोगों का बिहेवियर जो शेप होता है इसके अंदर जो है उनका सबसे अहम चीज होती है कि वो किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं अपने मोटिवेशन को। तो अपने मोटिवेशन को रियलाइज करना, अपने मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करना, अपने मोटिवेशन को रिकग्नाइज करना, ये अक्सर डिफिकल्ट और क्रिटिकल कंडीशन होती है किसी भी इंडिविजुअल या कस्टमर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैस्लो थ्योरी। Maslow explained that human needs are arranged in a hierarchy from most to least pressing: psychological needs, safety needs, social needs, esteem needs, and self-actualization. People will try to satisfy their most important need first and then try to satisfy the next most important. एक बहुत ही फेमस और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट रिलेटेड मोटिवेशन मैस्लो का है, जिन्होंने इसमें बताया कि किसी भी इंसान की जो ज़िंदगी में उसकी नीड्स होती है उनके दरमियान हायरार्की होती है और इनके कुछ स्टेजेस होते हैं, जिसमें से पहला स्टेज होता है साइकोलॉजिकल नीड, सेकेंड स्टेज होता है सेफ्टी नीड, थर्ड स्टेज होता है सोशल नीड और फोर्थ स्टेज होता है स्टीम नीड और एक फिफ्थ स्टेज जो टॉप कहलाता है, लास्ट स्टेज होता है, वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पीपल। और उन्होंने इसको बड़ा बेहतर तरीके से इलस्ट्रेट किया कि जब तक कोई इंडिविजुअल अपनी बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं करता, यानी फर्स्ट स्टेज पे वो रहता है, अगर पहले स्टेज पे वो सेटिस्फाई होगा तो सेकंड स्टेज पर वो मूव करेगा। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेज पे उसकी जो है सेटिस्फेक्शन कंप्लीट नहीं हुई तो वो कभी सेकंड स्टेज पर नहीं जाएगा। और इसी तरह थ्रू आउट अचीवमेंट, थ्रू आउट एफर्ट्स, जैसे जैसे वो अपनी फर्स्ट नीड पूरी करता जाएगा तो वो उसके सेकंड स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे और एक लास्ट स्टेज आता है फिफ्थ स्टेज, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पीपल होते हैं, वो वहां तक पहुंच जाएगा, जहां पर जाके किसी भी इंसान की ऑलमोस्ट 100% मैक्सिमम नीड्स एंड डिजायर फुलफिल हो जाती है। तो ये वो लेवल होता है जिसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। तो ये हायरार्की ऑफ नीड जो है ये डेवलप की मैस्लो ने रिगार्डिंग मोटिवेशंस। अगर इस मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड को हम डिटेल में देखें तो सबसे पहले हमारे पास है साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड्स में हमारे पास सबसे पहले आता है फूड, वाटर, शेल्टर। कि जो भी इंसान इस दुनिया में आता है तो उस दुनिया में आने के बाद उसकी जो सबसे बुनियादी ज़रूरत जिसके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो नीड कहलाती है साइकोलॉजिकल नीड, जैसे कि खुराक, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, जैसे कि शेल्टर, उसके लिए रहने की जगह। तो ये बुनियादी ज़रूरत है जो इस दुनिया में आने वाले हर इंसान की है, और जब तक वो इन बुनियादी ज़रूरत को पूरी नहीं करेगा वो इस हायरार्की ऑफ नीड के सेकंड स्टेज तक नहीं जा सकता। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज जिसको कहते हैं सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स उसे कहते हैं जिसके अंदर वो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन चाहता है, यानी अगर उसका प्रेजेंटली वो सेटिस्फाई है तो वो फेयरफुल होता है, वो सिक्योरिटी चाहता है रिगार्डिंग फ्यूचर, वो फ्यूचर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है, वो प्रोटेक्शन चाहता है, वो मुख्तलिफ जो है अनसर्टेनिटी से बचना चाहता है। तो अब वो जो उसकी नीड्स होंगी वो चेंज होंगी और अब वो फोकस करेगा अपनी सिक्योरिटी की तरफ और अपनी प्रोटेक्शन की तरफ, कि वो अपने आप को मैक्सिमम लेवल पे किस तरह सिक्योर बना सकता है, वो अपने आप को मैक्सिमम लेवल पर किस तरह प्रोटेक्ट कर सकता है। उसके बाद थर्ड लेवल आता है सोशल नीड। सोशल नीड में आता है सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड लव। ये वो स्टेज है जो थर्ड लेवल पर आता है जिसके अंदर एक बीइंग ए मैनकाइंड, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग,
जो कॉमन नीड्स है तमाम लोगों की, वो होती है सोशल बिलोंगिंगनेस। यानी अब वो चाहता है कि उसके ताल्लुकात हो, उसके फ्रेंड्स हों, उसके कुलीग हों, उसके फैंस हों, उसके फॉलोअर्स हों, ताकि वो रिकग्नाइज किया जा सके, उसको पॉपुलैरिटी मिल सके, उसकी पहचान हो। वो चाहता है लोगों से मोहब्बत करना, वो चाहता है कि लोग उससे मोहब्बत करें। तो ये जो तमाम नीड्स हैं बिलोंगिंगनेस एंड लव्स की, वो कहलाती हैं सोशल नीड्स। तो ये थर्ड लेवल पर आती है। फोर्थ लेवल पर आती है स्टीम नीड, सेल्फ स्टीम, रिकग्निशन, स्टेटस। अब वो चाहता है कि उसकी सेल्फ स्टीम हो यानी रिस्पेक्ट हो, रिकग्निशन यानी उसकी पहचान हो, उसके पास कोई ऐसा डेजिग्नेशन हो, उसके पास कोई ऐसी पोजीशन हो, उसके पास कोई ऐसी पावर हो जिसकी वजह से उसकी सेल्फ स्टीम क्रिएट हो सके और उसकी रिकग्निशन में इजाफा हो सके। वो डेवलपमेंट चाहता है अपने स्टेटस की, वो चाहता है अपने स्टेटस को बूस्ट करना, बढ़ाना और अपने स्टेटस को मेंटेन करना। तो ये कहलाती है स्टीम नीड, यानी ये वो मैक्सिमम लेवल की नीड्स हैं जो पॉपुलेशन में फ्यू ऑफ देम, यानी चंद लोग इस नीड को फुलफिल करने में कामयाब होते हैं। मोस्ट ऑफ देम जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल तक ही रहते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेज पे पॉपुलेशन का एक लिटिल पोर्शन होता है जो इस नीड को फुलफिल कर पाता है। उसके बाद हिरार्की ऑफ नीड का जो टॉप स्टेज है, लास्ट स्टेज है, इसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये वो पीक लेवल होता है जिसके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट एंड रियलाइजेशन, जिसके ऊपर इंसान अपने कैरियर में, अपने ऑक्यूपेशन में, अपनी फील्ड में, अपने लाइफ के किसी भी डोमेन में अपनी कामयाबी और सक्सेस के टॉप लेवल पर पहुंच जाता है। ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर मेन फैक्टर होता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, कि उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी कॉम्पिटेंसीज को पहचान लिया, और वो उसी फील्ड और उसी ऑक्यूपेशन में एफर्ट्स और स्ट्रगल करता है जो उससे मैच कर रही है उसकी कॉम्पिटेंसी से। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स फुलफिल करने में पॉपुलेशन के बहुत ही माइनर, बहुत ही फ्यू ऑफ देम पीपल्स होते हैं जो इस लेवल पर पहुंचते हैं और वो इन नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो ये हमारे पास ही हायरार्की ऑफ नीड, जिसका पहला स्टेज था साइकोलॉजिकल नीड्स जो हर इंसान की होती है, सेकंड उसके बाद आता है सेफ्टी नीड, ये भी तकरीबन तमाम लोगों की होती है, थर्ड सोशल नीड, ये भी तमाम पॉपुलेशन की होती है, उसके बाद फोर्थ सेल्फ स्टीम नीड, इसमें आके पॉपुलेशन के जो है एक मेजर पोर्शन जो है नहीं पहुंच पाता, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो वो लेवल है जिसपे फ्यू ऑफ देम पहुंच पाते हैं। और इसको हिरार्की ऑफ नीड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक फर्स्ट नीड फुलफिल नहीं होगी उस वक्त तक कंज्यूमर, कस्टमर या पर्सन, इंडिविजुअल सेकंड नीड तक नहीं जाता। इसीलिए इसको मैस्लो की हिरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं। यानी फर्स्ट स्टेज की नीड्स फुलफिल होंगी तो मोटिवेशन आएगी सेकंड स्टेज की, सेकेंड स्टेज की नीड्स फुलफिल होंगी तो मोटिवेशन आएंगी थर्ड की, और थर्ड स्टेज की नीड्स फुलफिल होंगी तो वो मोटिवेट होगा टुवर्ड्स फोर्थ की, और इस तरह वो अपनी अचीवमेंट की बुनियाद पर अपनी नीड्स में इजाफा करता चला जाएगा। अब अगर मोटिवेशन के अंदर हम बात करें हर्बर्स थ्योरी की, तो हर्बर्स ने जो डेवलप किया था टू फैक्टर थ्योरी, डेट डेस्टिनेशन dissatisfier factor that causes of dissatisfaction from the satisfier factor that causes of satisfaction factor। हर्बर्ग्स ने जो थ्योरी डेवलप की थी, उन्होंने डेवलपमेंट की थी टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड मोटिवेशन। इसमें एक वो ग्रुप ऑफ फैक्टर हैं जो इंसान को सेटिस्फाई नहीं करते, और एक वो ग्रुप ऑफ फैक्टर हैं जो कि इंसान को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें अपने इन फैक्टर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें एक कहलाते हैं कॉजेज टू डिससेटिस्फेक्शन और दूसरे होते हैं कॉजेज टू सेटिस्फेक्शन। द एब्सेंस ऑफ डिस the absence of dissatisfiers is not enough to motivate or purchase. The absence of dissatisfier is not enough to motivate or purchase.
सेटिस्फायर मस्ट बी प्रेजेंट। किसी भी टुवर्ड्स डिसीजन मेकिंग रिलेटेड प्रोडक्ट एंड ब्रांड, उसके जो सेटिस्फायर्स हैं वो उनका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। हर्बल थ्योरी हैज़ टू implication. First, seller should do their best to avoid dissatisfier, कि सबसे पहले तो प्रोड्यूसर या सेलर को जो है कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम लेवल पर अवॉइड करने की उन तमाम फैक्टर को अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज में से जो डिससेटिस्फायर का रीजन बनते हैं। सेकंड, द सेलर शुड आइडेंटिफाई द मेजर सेटिस्फायर और मोटिवेटर और परचेज इन द मार्केट एंड देन सप्लाई देम, कि वो कौन से फैक्टर, वो कौन सी करेक्टरिस्टिक है जो रीजन और सबब बनेंगी कंज्यूमर या कस्टमर को सेटिस्फाई करने का, ताकि कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली उनको फॉलो किया जाए, उनको उनकी एग्जिस्टेंस को श्योर बनाया जाए, और जिसकी बुनियाद पर जो है हमारा कंज्यूमर और कस्टमर सेटिस्फाई होता है। तो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो डिससेटिस्फैक्शन का सबब बनते हैं और कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो सेटिस्फैक्शन का सबब बनते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सेलर और प्रोड्यूसर होती है कि वो कंसंट्रेशन करे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी बायर या किसी भी कंज्यूमर या कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। अब अगर हम बात करें हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी की, तो इसके अंदर हमारे पास है डिससेटिस्फैक्शन एंड डिमोटिवेशन। उसके बाद है implies not dissatisfied but not motivated, पॉजिटिव सिचुएशन एंड मोटिवेशंस। तो तीन तरह की कंडीशन होती है हमारे पास हर्ट्जबर्ग के टू फैक्टर थ्योरी में। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज होते हैं वो तीन स्टेजेस में होते हैं। पहला स्टेज वो वर्स्ट स्टेज होता है जिसमें वो डिससेटिस्फाई होते हैं और डिससेटिस्फैक्शन की वजह से वो डिमोटिवेटेड होते हैं। सेकेंड स्टेज वो होता है जिसमें वो सेटिस्फाई हैं लेकिन मोटिवेट नहीं है। इसको स्टेबल फैक्टर भी कहते हैं, कि जिसमें एम्प्लॉय ना सेटिस्फाई है ना डिससेटिस्फाई है, न्यूट्रल है। यानी वो डिससेटिस्फाई तो नहीं है लेकिन वो उनके पास कोई ऐसी अट्रैक्शन या ऐसी अपॉर्चुनिटी भी उन्हें नहीं नजर आ रही जो उनको मोटिवेट कर सके। तो ये वो कंडीशन होती है जिसको हम स्टेबल लेवल कहते हैं, जिसमें एम्प्लॉय स्टेबल होते हैं, वो एक नॉर्मल ट्रेंड में अपनी परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन, ये वो आइडियल कंडीशन होती है जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय सेटिस्फाई भी होते हैं मैक्सिमम लेवल पे और मोटिवेटेड भी होते हैं। तो ये तीन स्टेजेस होते हैं। एक इंतहाई वर्स्ट स्टेज होता है डिससेटिस्फेक्शन, एक होता है न्यूट्रल जिसमें आइदर सेटिस्फाई और नॉट डिससेटिस्फाई, और थर्ड होता है पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन। तो हमारे पास दो तरह के फैक्टर होते हैं। एक होता है हाइजीन फैक्टर जो स्टेबल रखते हैं, जो मोटिवेट तो नहीं करते लेकिन स्टेबल रखते हैं हमारे एम्प्लॉइज को टूवर्ड्स प्रोग्रेस एंड हार्डवर्किंग। और मोटिवेटिंग फैक्टर वो होते हैं जो उसको मोटिवेट करते हैं टूवर्ड्स एफर्ट्स एंड हार्ड वर्किंग। इसके अगर हम एग्जांपल में जाएं तो जो हाइजीन फैक्टर होते हैं इसके अंदर आती है, जैसे कि जो स्टेबल फैक्टर रखते हैं हमारे एम्प्लॉइज को, उसमें उनकी सैलरी है, उसमें उनकी वर्क टाइमिंग है। ये वो तमाम फैक्टर हैं जो उनको स्टेबल रखते हैं। वर्क इन्वायरमेंट है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है जो उनको स्टेबल रखते हैं टूवर्ड्स परफॉर्मेंस। लेकिन मोटिवेशन फैक्टर जो होते हैं वो होती है ग्रोथ टूवर्ड्स अपॉर्चुनिटी, कि उनकी अपॉर्चुनिटी की ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज है वो नज़र आ रही है नहीं आ रही, उनको एडिशनल फाइनेंशियल बेनिफिट स्टेट ऑफ सैलरी से हटके और क्या क्या बेनिफिट फाइनेंशियल फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं। ये वो फैक्टर होते हैं जो किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। और सबसे अहम इसमें होता है पॉपुलैरिटी यानी रिकग्निशन, कि एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में उसकी परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो ये वो फैक्टर होते हैं जो किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है परसेप्शन। परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच वी सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इनपुट टू क्रिएट अ मीनिंगफुल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। परसेप्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कोई इंडिविजुअल रिकग्नाइज करता है, सिलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है
और इंटरप्रेट करता है इंफॉर्मेशन को। यानी उसने इन्वायरमेंट और सर्कमस्टेंसेस से जो कुछ इनपुट किया उसको वो अपने आउटपुट के जरिए रिफ्लेक्ट करता है, इंटरप्रेट करता है इंफॉर्मेशन को और क्रिएट करता है मीनिंगफुल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। अब वो फिर बताता है कि हाउ हैज ही सीन द वर्ल्ड, कि वो दुनिया को उसने किस तरह देखा और किस तरह समझा और किस तरह ऑब्जर्व किया। ये जो उसकी थॉट्स होती है ये रिफ्लेक्ट करती है उसकी परसेप्शन को। इट इज द वे टू लुक द थिंग, ये वो तरीका कार है कि वो चीजों को किस तरह देखता है। इस दुनिया में गुड्स और चीजें जो होती हैं सर्कमस्टेंसेस और एनवायरनमेंट और इवेंट सेम रहते हैं, लेकिन ड्यू टू चेंजेस इन परसेप्शन लोगों का उसको देखने का और उसको इंटरप्रेट करने का जो तरीकाकार होता है वो डिफरेंट होता है। और ये डिफरेंस होते हैं उनकी डिफरेंस इन परसेप्शंस की वजह से, क्योंकि परसेप्शन सेम नहीं होती। अ वे ऑफ रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग, उनका तरीकाकार क्या है समझने से रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग उनकी प्रोसीजर ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, इंटरप्रेटिंग समथिंग इन योर ओन पर्सनल मैनर्स, और फिर वो किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, वो किस तरीके से इलस्ट्रेट करते हैं अपने ख़ास अंदाज के अंदर। पीपल emerge with different perception of the same object because of the three perceptual process। लोग जो है परसेप्शन को या इंटरप्रिटेशन को डिफरेंट करते हैं इन तीन परसेप्शन स्टेजेस की वजह से। इसके अंदर सबसे पहला स्टेज आता है सेलेक्टिव स्टेजेस, सेलेक्टिव अटेंशन। सेकंड आता है सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन। थर्ड आता है सेलेक्टिव रिटेंशन। तो ये वो तीन परसेप्शन के क्लासिफिकेशन है जिसकी वजह से सेम इवेंट और सेम इन्वायरमेंट और सेम थिंग को डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हासिल होती है। अब अगर हम बात करें सेलेक्टिव अटेंशन की, सेलेक्टिव अटेंशन इज द कलेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी टू सम स्टिमुलस। Voluntarily attention is something purposeful. Involuntary attention is grabbed by someone or something। तो सेलेक्टिव अटेंशन वो अटेंशन होती है जिसके लोकेशन और प्रोसेस कैपेसिटी जो है जिसके कुछ स्टिमुलाइज होते हैं। इसमें वॉलेंटरली अटेंशन, जिसमें आपकी जो वॉलेंटरली, जिसमें आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हैं और आप खुद अट्रैक्ट करते हैं, खुद तवज्जो देते हैं, अटेंशन देते हैं समथिंग पर्पसफुल की, क्या चीज़ पर्पसफुल है, बामकसद है और क्या चीज़ बेमकसद है। इनवॉलेंटरली अटेंशन, जिसमें आप इनवॉलेंटरली आपको पॉइंट आउट किया जाता है, डायरेक्शन दी जाती है। तो ये जो आपको फोकस आपका होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होता है, ये कहलाता है सेलेक्टिव अटेंशन। उसके बाद सेकंड आता है सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन, इज द टेंडेंसी टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट फिट्स आवर preconceptions। Consumer will often distort information according to prior brand and product belief and expectation। तो जो सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन की कंडीशन होती है ये कहलाती है टेंडेंसी इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, कि उसकी टेंडेंसी क्या है इंटरप्रेट करने की इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन उसको दी जा रही है वो उस इंफॉर्मेशन को किस लेवल पर ऑब्जर्व करता है इन अ वे दैट फिट आवर परसेप्शन, कि वो इंफॉर्मेशन हमारी परसेप्शन से मैच करती है, वो हमारी परसेप्शन में एडजस्ट होती है, परसेप्शन में मैच होती है। कंज्यूमर will often distort information according to prior brand and product belief and expectation। वो अक्सर जो है इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करता है अपनी बिलीफ और अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। तो ये एक सेकंड लेवल होता है जो कहलाता है सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन। फिर उसके बाद आता है थर्ड स्टेज परसेप्शन से रिलेटेड, जिसको कहते हैं सेलेक्टिव रिटेंशन। Selective retention causes us to remember good point about the product we like and forget good point about the competing product।
ये वो स्टेज होता है जिसके अंदर हमारी मेमोरीज डेवलप होती है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट यानी उसकी पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक, उसके पॉजिटिव पॉइंट से रिलेटेड, जो किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी पर्सन को पसंद आते हैं, और वो फॉरगेट कर देता फॉरगेट गुड पॉइंट अबाउट द कंपीटिंग प्रोडक्ट, और वो हमारे कंपिटिटर के उन कैरेक्टरिस्टिक और वो हमारे कंपिटिटर प्रोडक्ट की जो उसके पास एक्सपीरियंस होता है उसको वो भूल जाता है। तो ये कहलाता है सेलेक्टिव रिटेंशन। तो परसेप्शन से रिलेटेड हमारे पास ये तीन क्राइटेरियाज होते हैं, एक सेलेक्टिव रिटेंशन, सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन और सेलेक्टिव रिटेंशन। उसके बाद हमारे पास आता है लर्निंग एंड मेमोरीज। लर्निंग induce changes in our behavior arising from experience। लर्निंग जो है इंड्यूस करती है चेंजेस को जो हमारे बिहेवियर में अराइज होती हैं थ्रू आउट हमारे एक्सपीरियंस, जो हम वक्त गुजार रहे हैं, जो हमारी एक्सपेंडिंग है, इन्हीं हर गुजरते हुए वक्त के साथ इंसान का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, और हर उस एक्सपीरियंस की वजह से उसकी जो है लर्निंग हो रही है। मेमोरी में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी दो तरह की होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मेमोरी एसटीएम इज अ टेम्परेरी एंड लिमिटेड repository of the information, and long-term memory LTM is a more permanent, essentially unlimited repository। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है जो इंसान लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर याद रखता है, और जैसे ही वो टाइम गुजरता है वो उसको भूल जाता है, नज़रअंदाज कर देता है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जिसका इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट उसके ऊपर लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहता है, अनलिमिटेड टाइम तक वो उसको याद रखता है। तो बुनियादी तौर पे किसी भी इंडिविजुअल की दो तरह की मेमोरीज डेवलप होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म और एक होती है लॉन्ग टर्म। ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस वी काउंटर एज वी गो थ्रू आउट लाइफ कैन एंड अप इन अवर लॉन्ग टर्म मेमोरी। वो तमाम इंफॉर्मेशन जो हम अपने एक्सपीरियंस से हासिल करते हैं वो इनकाउंटर करती हैं थ्रू आउट द लाइफ, और हम जो है उनको लॉन्ग टर्म बेसिस पर लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप करते हैं। तो हमारी जो लर्निंग है, हमारी जो इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस से आती है जिसको हम इनकाउंटर करते हैं, उससे हमारी डेवलपमेंट होती है लॉन्ग टर्म मेमोरीज की, जिसका इन्फ्लुएंस किसी इंडिविजुअल के ऊपर लॉन्ग टर्म बेसिस पर रहता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के अंदर आते हैं प्रॉब्लम रिकग्निशन, सेकंड इंफॉर्मेशन सर्च, थर्ड इवैल्यूएशन, फोर्थ परचेज डिसीजन, फिफ्थ पोस्ट परचेज बिहेवियर। ये कहलाता है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। तो इसका जो सबसे पहला स्टेज है वो हमारे लिए कहलाता है प्रॉब्लम रिकग्निशन। प्रॉब्लम रिकग्निशन कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंज्यूमर जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स परचेज करता है, ये प्रोडक्ट ब्रांड परचेज करता है, उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन होती है वो उसकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन, कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट और मुख्तलिफ ब्रांड परचेज करता है। तो वो प्रॉब्लम को सबसे पहले वो रिकग्नाइज करे कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है उसकी लाइफ की इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, उसके फ्यूचर की अचीवमेंट के लिए। तो ये स्टेज कहलाता है प्रॉब्लम रिकग्निशन, जिसमें वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करने की कोशिश करता है। जब वो अपनी प्रॉब्लम को रिकग्नाइज कर लेता है तो आगे सेकंड स्टेप आता है इंफॉर्मेशन सर्च। अब वो उन रिकग्नाइज प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन ढूंढता है कि वो उसकी प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन कहाँ पर है, वो कौन सी प्रोडक्ट है, वो कौन सी सर्विसेज हैं, वो कौन सी ब्रांड है जो उसकी इस प्रेजेंट प्रॉब्लम को मैक्सिमम लेवल पे सॉल्व करके सेटिस्फेक्शन फराहम कर सकती है। तो अब वो सेकंड स्टेज में चला जाता है प्रॉब्लम। इसकी एग्जांपल है कि ड्यूरिंग द समर अगर वेदर का जो एक इशू है, अगर किसी ऐसे कंट्री में कंज्यूम पॉपुलेशन है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये गर्मी का फील होना,
गर्मी का अनबियरेबल लेवल पर पहुंचना ये एक प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो कंज्यूमर ने आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है कि उसको हॉट वेदर जो है फेस करना पड़ रहा है। अब इस हॉट वेदर उसने प्रॉब्लम रिकग्नाइज की, तो अब वो जाएगा इंफॉर्मेशन सर्च की तरफ कि वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है जो मुझे इस वेदर से बचा सकती है। तो अब ये जो सेकंड स्टेज है ये कहलाता है इंफॉर्मेशन सर्च, जिसमें वो जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट को ढूंढने, डिफरेंट ब्रांड को सर्च करने, डिफरेंट सर्विसेज को सर्च करने, ताकि वो अपनी इस प्रॉब्लम को मैक्सिमम लेवल पर ख़त्म करके सेटिस्फेक्शन हासिल कर सके, यानी अपने आप को वेदर के असरात से बचा सके। अब जब वो इन्फॉर्मेशन सर्च करता है तो उसे एक इन्फॉर्मेशन नहीं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी डिफरेंट प्रोडक्ट नज़र आती हैं, डिफरेंट ब्रांड नज़र आती हैं, डिफरेंट सर्विसेज नज़र आती हैं जो उसकी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अवेलेबल होती हैं। आज की कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एक लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस एंड ब्रांड मौजूद है। ये वो तीसरा स्टेज होता है जिसके अंदर वो इवैल्यूएशन करता है, वो कंपैरिजन करता है कि इन तमाम अवेलेबल ब्रांड्स, इन तमाम अवेलेबल प्रोडक्ट, इन तमाम अवेलेबल सर्विसेज में वो कौन सी आइडियल है जो मुझे मैक्सिमम लेवल पर सेटिस्फैक्शन फराहम कर सकती है, यानी वो सबसे ज़्यादा सुटेबल, यानी उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी प्राइस क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं, उनकी रिलायबिलिटी लेवल क्या है, उनकी जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की कंडीशन क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उनके बेनिफिट्स कितने हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक की। तो वो फिर इवैल्यूएशन करता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड ब्रांड का। इसके बाद स्टेज आता है जिसको हम करते हैं परचेजिंग डिसीजन। उसने इंफॉर्मेशन सर्च कर ली, प्रॉब्लम रिकग्नाइज कर ली, कंपैरिजन एवैल्यूएशन कर लिया। अब वो डिसीजन होता है जब वो फाइनलाइज कर लेता है कम्पिटिटिव प्रोडक्ट में से किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ब्रांड या सर्विस को। ये वो मरहला होता है जिसको हम कहते हैं परचेज डिसीजन, यानी जहां उसने फाइनल थॉट्स डेवलप की रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ब्रांड और सर्विसेज। ये हमारा कहलाता है परचेज डिसीजन। उसके बाद उसका लास्ट स्टेज आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। उस प्रोडक्ट और ब्रांड या सर्विस को अचीव करने के बाद, परचेज करने के बाद, अब उसका बिहेवियर क्या है। अगर वो सेटिस्फाई है तो वो उस प्रोडक्ट को फ्यूचर में अगेन यूज करने के लिए, परचेज करने के लिए एग्री होगा। और अगर डिससेटिस्फाई है तो वो कभी उस प्रोडक्ट या सर्विस या ब्रांड को दोबारा परचेज करने का इरादा नहीं है। तो ये कहलाता है पोस्ट परचेज बिहेवियर, जो आफ्टर परचेजिंग आता है। इसको हम कहते हैं कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। और कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के हमारे पास 5 स्टेप होते हैं: प्रॉब्लम रिकग्निशन, सेकंड इंफॉर्मेशन सर्च, थर्ड इवैल्यूएशन, फोर्थ परचेज डिसीजन, फिफ्थ पोस्ट परचेज बिहेवियर। अब अगर हम बात करें कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस की, the buying process start with the buyers recognize a problem or need triggered by the internal or external stimuli। जो कंज्यूमर का बाइंग प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है बायर्स की रिकग्नाइजेशन से, अपनी प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करने से। और उसके बाद उसमें जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। With an internal stimuli, one of the person normal needs such as hunger, thirst, act, rise। इंटरनल स्टिमुलाई के अंदर उसके नॉर्मली जो साइकोलॉजिकल नीड में शामिल होती हैं, जैसे कि उसको भूख लगना, उसकी प्यास। A need can also be aroused by external stimulus such as friend, new car or television ad for a vacation, which inspired throughout about the possibility of making a purchase। एक्सटर्नल स्टिमुलाई में होता है उसके फ्रेंड्स हैं, या कोई फ्रेंड्स न्यू कार, किसी दोस्त ने उसके नई कार ली, या कोई नया टेलीविजन ऐड उसने देखा, या उसने वेकेशन को स्पेंड करने के लिए कोई प्लान किया। तो ये वो तमाम एक्सटर्नल फैक्टर हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई है जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी कंज्यूमर के बाइंग प्रोसेस को। The person then enter in information search, looking for reading material, phoning friend, going online and visiting a store
टू लर्न अबाउट द प्रोडक्ट। जब कोई इंडिविजुअल इंटर होता है इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए, तो उस इंफॉर्मेशन सर्च में लुकिंग फॉर रीडिंग मटेरियल को ढूंढता है, कोई प्रिंटेड मटेरियल जो कि उसकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर सके। वो अपने डिफरेंट फ्रेंड को कॉल करके डिफरेंट एडवाइस, ओपिनियन और डिफरेंट कन्वर्सेशन और डिस्कशंस करता है ताकि उसकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो सके। वो ऑनलाइन आज के दौर में सबसे जो ज़्यादा इफेक्टिव मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है गोइंग ऑनलाइन। ऑनलाइन जाके मुख्तलिफ वेबसाइट, मुख्तलिफ मार्केट को सर्च कर सकता है। एंड विजिटिंग स्टोर, वो डिफरेंट स्टोर, सुपर मार्केट या डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाकर मुख्तलिफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ऑब्जर्व कर सकता है। ये वो तमाम तरीक़ेकार हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन सर्च में शामिल होते हैं। ये हमारे वो ऑप्शन होते हैं जिनकी बुनियाद पर एक कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल अपनी इंफॉर्मेशन को मैक्सिमाइज करने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर जो हमारे पास अवेलेबल है वो है पर्सन, यानी पर्सनली आप इंफॉर्मेशन में अपनी इजाफा कर सकते हैं। कमर्शियल, आप मुख्तलिफ कमर्शियल्स के ज़रिए अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करती हैं, उन कमर्शियल की बुनियाद पर कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है। पब्लिक लोग आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर सकते हैं। और एक्सपेरेंशियल्स, और आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर सकते हैं। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के अंदर इवैल्यूएशन। Evaluation, the consumer sees each product as a bundle of attributes with varying ability to deliver the benefits. कंज्यूमर जो है हर प्रोडक्ट को देखता है बंडल ऑफ एट्रीब्यूट्स की बुनियाद पर जो वेरिंग कर रही होती है एबिलिटी टू डिलीवर अ बेनिफिट, जो डिफरेंट बेनिफिट किसी भी कंज्यूमर को डिलीवर कर रही होती है। द एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट टू बायर वेरी बाय प्रोडक्ट। ये जो एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं बायर्स के, ये वेरी करते हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। कंज्यूमर विल पे द मोस्ट अटेंशन टू एट्रीब्यूट दैट डिलीवर द सॉल्ट आफ्टर बेनिफिट। कंज्यूमर का जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन या अटेंशन होती है वो उन एट्रीब्यूट्स की तरफ होती है जो डिलीवर कर रहे होते हैं सॉल्ट आफ्टर बेनिफिट्स, जो कि क्विकली कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन का रीज़न बन सके। तो यहाँ पर जो है वो कंज्यूमर इवैल्यूएशन करता है और इस इवैल्यूएशन की बुनियाद पर वो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को फाइनलाइज करता है। कंज्यूमर इवैल्यूएशन ऑफ ब्रांड बिलीफ अबाउट लैपटॉप। यहाँ पर हम एक एग्जांपल को ऑब्जर्व करते हैं कि बिल फर्ज एक प्रोडक्ट है लैपटॉप, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कंज्यूमर की जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो क्या होगा। इसके अंदर हमारे पास जो है बुनियादी तौर पे हमने जो है 4 सेक्शन रखे हैं। एक मेमोरी कैपेसिटी, एक ज्योग्राफिक कैपेबिलिटी, एक साइज एंड वेट और एक प्राइस। ये वो 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर शामिल होती हैं। या जैसे लैपटॉप प्रोडक्ट के अंदर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब इन 4 कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर जो प्रेफरेंस है डिफरेंट कंज्यूमर की वो किस लेवल पर होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मेमोरी कैपेसिटी से रिलेटेड जो है कस्टमर ए है, उसके जो है अट्रैक्शन 8 है। ज्योग्राफिक कैपेबिलिटी की तरफ जो है उसका 9 है। साइज एंड वेट की तरफ 6 है एंड प्राइस की तरफ 9 है। एक सेकंड कंज्यूमर है जिसका मेमोरी कैपेसिटी की तरफ अट्रैक्शन 7 है, ज्योग्राफिक कैपेबिलिटी की तरफ 7 है, साइज एंड वेट की तरफ 7 है और प्राइस की तरफ 7। तो ये सेम चारों डायमेंशन में उसकी सेम कंडीशन है। एक सी कंडीशन है जिसके अंदर मेमोरी कैपेसिटी की तरफ अट्रैक्शन 10% है, ज्योग्राफिक कैपेबिलिटी की तरफ 4 है, जस्ट 4 है, साइज एंड वेट की तरफ जस्ट 3 है एंड प्राइस की तरफ जस्ट 2 है। इसी तरह एक डी कंडीशन है जिसके अंदर मेमोरी कैपेसिटी की तरफ 5 है,
ज्योग्राफिक कैपेबिलिटी की तरफ जस्ट 3 है, साइज एंड वेट की तरफ जस्ट 8 है, एंड प्राइस की तरफ जस्ट 5 है। तो ये देख रहे हैं कि हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के मुख्तलिफ डायरेक्शन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स और उसमें आने वाली प्रेफरेंस कि वो किस तरीके के डिफरेंट कंज्यूमर डिफरेंट प्रेफरेंस देते हैं। Note each attribute is rated from the 0 to 10, where the 10 represent the highest level of the attribute price, and however the index in a reverse manner, with a 10 representing the lowest price because a consumer prefer a low price at a high to a high price। तो इसके अंदर हमने देखा जो हमने रेटिंग की है वो 10 0 से 10 तक की है, जो रिप्रेजेंट कर रही है हाईएस्ट लेवल ऑफ एट्रीब्यूट को, कि कंज्यूमर किस फैक्टर को कितना ज्यादा एट्रीब्यूट दे रहा है। उसके बाद स्टेजेस बिटवीन इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव एंड परचेजेस। हमारा जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है डिफरेंट अल्टरनेटिव के लिए, उसके स्टेजेस क्या होते हैं। उसके अंदर हमारा सबसे पहले है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को, यानी हम उनकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद जो है हम उनके दरमियान में कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है परचेज इंटेंशन। फिर हम अपनी परचेज इंटेंशन को जो है मैच करते हैं, अपनी परचेज इंटेंशन को ऑब्जर्व करते हैं। फिर उसके बाद आता है एटीट्यूड ऑफ अदर्स। हम देखते हैं कि दूसरों के एटीट्यूड्स क्या हैं इस रिलेटेड स्पेसिफिक ब्रांड या प्रोडक्ट से रिलेटेड। अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर, और वो अन सिचुएशनल फैक्टर क्या क्या हैं जो हमें ऑब्जर्व करने चाहिए। और फिर लास्ट स्टेज हमारा आता है जिसको हम कहते हैं परचेज डिसीजन, जिसमें हम प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। तो ये जो हमारा परचेजिंग डिसीजन का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर पहला है एवेल्यूएट अल्टरनेटिव। हम कंपैरिजन करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं अल्टरनेटिव को, परचेज इंटेंशन को डेवलप करते हैं, एटीट्यूड ऑफ अदर को ऑब्जर्व करते हैं, और सिचुएशनल फैक्टर और डिफरेंट सिचुएशनल अनसिचुएशनल फैक्टर को, अन एंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर को ऑब्जर्व करते हैं, और फाइनल में हम उस प्रोडक्ट को परचेज का डिसीजन कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के अंदर हमारे पास है परचेज डिसीजन। परचेज डिसीजन आफ्टर इवैल्यूएशन टू फैक्टर कैन इंटरवीन बिटवीन अ परचेज इंटेंशन एंड परचेज डिसीजन। हम जब इवैल्यूएशन कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो है दो फैक्टर होते हैं जो हमारे इस प्रोसेस के अंदर इंटरवीन कर सकते हैं। एक परचेज इंटेंशन और एक एंड परचेज डिसीजन। यानी सबसे पहले तो हम परचेज इंटेंशन की तरफ जाते हैं, सीरियसनेस की तरफ, और उसके बाद आता है परचेज डिसीजन जिसमें हम फाइनल अपना परचेज डिसीजन एग्जीक्यूट करते हैं। द एटीट्यूड ऑफ अदर, द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पर्सन एटीट्यूड डिपेंड ऑन टू थिंग। ये जो दूसरे लोगों का एटीट्यूड होता है, दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस होता है, ये हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करता है दो तरीकों से। The intensity of other person negative attitude towards a preferred alternative, के इंटेंसिटी शिद्दत क्या है किसी भी शख्स की नेगेटिव एटीट्यूड की टुवर्ड प्रीफर्ड अल्टरनेटिव, जो हमने प्रोडक्ट और ब्रांड को प्रीफर किया है उसकी तरफ नेगेटिव जो लोगों की एक्सपीरियंस या राय है उसकी शिद्दत क्या है। अगर उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो हमारा डाउट लेवल बढ़ेगा, और हम ऐसी सिलेक्ट हमारा जो टेंशन है वो कम हो जाएगी, और इस तरह जो हमारा डिसीजन जो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो चेंज हो जाएगा। सेकंड, आवर मोटिवेशन टू कंपील विद द अदर पर्सन विशेस। एक और जो है फैक्टर है वो हमारी अपनी मोटिवेशन है जो कंपील करती है अदर पर्सन विशेस को, कि अदर जो दूसरे लोग हैं उनके विशेस पे सेल्फ मोटिवेशन कितनी है और अदर पर्सन की जो विशेस कितनी है। तो ये भी हमारे परचेज डिसीजन को मुतासिर कर सकता है, डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है।
Unanticipated situational factor are or perceived risks may causes a person to change the purchase decision. ये जो अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर होते हैं जो रिस्क से रिलेट परसीव करते हैं रिस्क को, ये भी कॉजेज बन सकते हैं किसी भी परचेज इंटेंशन की, किसी चेंजिंग आ जाए परचेजेस की इंटेंशन में। तो ये जो अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स हैं, ये भी एक अहम रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रिगार्डिंग परचेजिंग। अब अगर हम बात करें परसीव रिस्क की, तो किसी भी ब्रांड या प्रोडक्ट के परसीव रिस्क पांच तरह के होते हैं। इसमें होता है फंक्शनल रिस्क, उसके बाद होता है फिजिकल रिस्क, तीसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क, फोर्थ होता है सोशल रिस्क और फिफ्थ होता है साइकोलॉजिकल रिस्क और लास्ट हमारे पास होता है टाइम रिस्क। ये जो हमारे पास रिस्क फैक्टर मौजूद है फंक्शनल रिस्क, तो फंक्शनल रिस्क हमारे वो रिस्क होते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो है उसका जो फंक्शन, हर प्रोडक्ट और ब्रांड का कोई ना कोई फंक्शनल होता है और वो फंक्शनली हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल या अनअफोर्डेबल ना हो जाए, तो ये होता है उसका फंक्शनल रिस्क। सेकंड होता है फिजिकल रिस्क। फिजिकल रिस्क मीन्स प्रोडक्ट का जैसे वेट, साइज और उसकी कैपेसिटी होती है, ये रिस्क भी होता है कि वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल या अफोर्डेबल है या नहीं है। फाइनेंशियल रिस्क ये होता है कि जो हम फाइनेंस इन्वेस्ट करेंगे उस प्रोडक्ट को परचेज करने में, तो हमें कहीं फाइनेंशियल लॉस का, प्रोडक्ट के फ्लॉप होने की सूरत में ना सामना करना पड़ जाए। सोशल रिस्क ये होता है कि हमारी प्रोडक्ट और ब्रांड का जो सोशल हमारी प्रोडक्ट या हमारी जो भी ब्रांड हम खरीदते हैं उसके अंदर जो है सोशल एंगेजमेंट का लेवल क्या है और सोशल एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल क्या है। फिर उसके बाद है साइकोलॉजिकल, फिर हमारा साइकोलॉजिकल रिस्क मौजूद होता है कि हम सेटिस्फाई हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे। और फिर टाइम, वो टाइम जो हम उस प्रोडक्ट के डिसीजन मेकिंग और प्रोसेस में कंज्यूम कर रहे हैं, वो टाइम हमारे यूटिलाइज होगा या वेस्ट होगा। तो ये वो तमाम रिस्क फैक्टर होते हैं जिनको हम परसीव रिस्क कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के अंदर पोस्ट परचेज बिहेवियर, पोस्ट परचेज satisfaction. Satisfaction is a function of the closeness between the expectation and the product perceived performance. पोस्ट परचेज बिहेवियर के अंदर जो सेटिस्फेक्शन है हमारा वो बड़ा अहम होता है किसी भी ब्रांड या किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड। और ये सेटिस्फेक्शन जो है डिपेंड करता है हमारा उस प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशन, यानी प्रोडक्ट जो हमने परचेज की है उस परचेजिंग और प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। इसके अंदर हमारे पास तीन कंडीशन होती है। इफ परफॉर्मेंस फॉल्स शॉर्टर ऑफ एक्सपेक्टेशन द कंज्यूमर इज डिसअपॉइंटेड, यानी किसी प्रोडक्ट या किसी ब्रांड से रिलेटेड कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो लेकिन उस प्रोडक्ट और उस ब्रांड की जो कैरेक्टरिस्टिक या उसके जो बेनिफिट या जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम हो, तो ये वो स्टेज होता है जिसमें कंज्यूमर डिससेटिस्फाई होता है। इसको हम डिसअपॉइंटेड भी कहते हैं, यानी कंज्यूमर उस प्रोडक्ट से डिसएग्री डिससेटिस्फाई होगा और ये नेगेटिव पोस्ट परचेज बिहेवियर कहलाएगा। सेकंड कंडीशन है इफ इट मीट एक्सपेक्टेशन टू कंज्यूमर इज सेटिस्फाई, अगर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन मीट कर जाती है प्रोडक्ट की एक्सपीरियंस यानी प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक और बेनिफिट से, तो ये वो लेवल कहलाता है जिसमें कंज्यूमर डिसअपॉइंट नहीं होता, सेटिस्फाई हो जाता है और वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई रहेगा और ये पॉजिटिव पोस्ट परचेज बिहेवियर कहलाता है। थर्ड कंडीशन है इफ इट एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन टू द कंज्यूमर इज डिलाइटेड, अगर किसी प्रोडक्ट या ब्रांड के जो बेनिफिट हैं उसकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर हो, यानी उसने एक्सपेक्टेशन जो की थी वो कम है लेकिन किसी भी प्रोडक्ट की जो बेनिफिट है, जो किसी भी प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक है या किसी भी प्रोडक्ट के पॉजिटिव एस्पेक्ट है
वो उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। तो ये वो मैक्सिमम लेवल पे सेटिस्फेक्शन लेवल कहलाता है, जिसको हम कहते हैं डिलाइटेड। यानी अब कंज्यूमर सिर्फ सेटिस्फाई नहीं होगा, बल्कि कंज्यूमर डिलाइटेड होगा, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करेगा। पोस्ट परचेज एक्शन, post purchase action, a satisfied consumer is more likely to purchase the product again। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है किसी भी प्रोडक्ट से, तो वो जो है उस प्रोडक्ट को दोबारा खरीदने के लिए एग्री होगा, एंड विल आल्सो टेंड टू से गुड थिंग अबाउट द ब्रांड टू अदर। और वो जो अपने कुलीग, फ्रेंड और फैमिली में कमेंट्स पास करेगा, जो लोगों को ओपिनियन और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो होगा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। Dissatisfied consumer may abandon or return the product। Dissatisfied consumer definitely प्रोडक्ट को रिटर्न करने की कोशिश करेगा, रिटर्न करेगा। पोस्ट परचेज यूज एंड डिस्पोजल, और पोस्ट परचेज वो लेवल होता है जिसके अंदर वो प्रोडक्ट को यूज करेगा या डिस्पोजल करेगा। हाउ कस्टमर यूज एंड डिस्पोज प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज किस तरह करता है और डिस्पोज किस तरह करता है। इसके अंदर हमारे एक स्ट्रॉन्ग सीक्वेंस मौजूद है, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पास उस 3 कंडीशन आती है। पहली आती है गेट रिड ऑफ इट टेम्परेरी, कि हम उसको टेम्परेरी तौर पे छोड़ दें। गेट रिड ऑफ इट परमानेंटली, कि हम उस प्रोडक्ट को परमानेंटली छोड़ दें, यानी दोबारा कभी ना खरीदें। कीप इट अप, या हम इसको जो है कंटिन्यूसली परचेज करते रहें, कंटिन्यूसली बेसिस पे ऐसी प्रोडक्ट को हम परचेज करना चाहेंगे, तो इसे कहते हैं कीप इट। सेकंड, रेंट इट, प्रोडक्ट को रेंट पे लिया जाए। लैंड इट, इसको बोरोइंग किया जाए। यू यूज इट टू सर्व ओरिजिनल पर्पस, इसको जो मेन मकसद है उसके लिए लिया जाए। कीप इट अप के अंदर जो है कवर्ड इट टू सर्व एज अ न्यू पर्पस, इस प्रोडक्ट को किसी नए पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए। स्टोर इट, इस प्रोडक्ट को स्टोर कर लिया जाए, यानी अगर ज़रूरत अभी नहीं है तो उस प्रोडक्ट को हम स्टोर कर लें। उसके बाद हमारे पास आता है गेट रिड ऑफ इट परमानेंटली, गिव इट अवे, इसको छोड़ दिया, इसको थ्रो छोड़ दिया जाए। ट्रेड इट, इसको बेच दिया जाए, सेल कर दिया जाए, रीसेल जिसे कहते हैं। सेल इट, इसको यूज प्रोडक्ट को सेल कर दिया जाए। थ्रो इट, इसको फेंक दिया जाए। उसके बाद हमारे पास है टू बी सोल्ड, उसको सोल्ड कर दिया जाए। टू बी यूज, उसको इस्तेमाल किया जाए। डायरेक्ट टू कंज्यूमर, इसको किसी कंज्यूमर को दे दिया जाए। थ्रू आउट मिडिल मैन, किसी मिडिल मैन के जरिए, या टू इंटरमीडिएटरी, किसी इंटरमीडिएटरी को यूज करते हुए इससे जान छुड़ाई। तो ये किसी भी प्रोडक्ट का जो हमारे पास हाउ कंज्यूमर यूज एंड डिस्पोज द प्रोडक्ट, तो ये वो एक मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव कंडीशन है जिसके तहत कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को डिस्पोज और यूज करता है। यहाँ पर आके हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। अब अगर हम इसको रिकॉल करें कि आज के सेक्शन में हमने क्या क्या कवर किया। एक मिनट, मोबाइल, आज का जो हमारा सेक्शन था इसमें देखा हमने एनालाइजिंग कंज्यूमर मार्केट। इसके अंदर हमने देखा सीक्वेंस ऑफ द लेक्चर के सीक्वेंस क्या है। उसके बाद हमने देखा व्हाट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, वो कौन से इन्फ्लुएंस फैक्टर हैं जो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें कल्चर फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड पर्सनल फैक्टर। उसके बाद हमने देखा व्हाट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर में कल्चर फैक्टर को हमने डिटेल में देखा। उसके बाद देखा व्हाट इज कल्चर, कल्चर कहते किसे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। फिर हमने देखा सब कल्चर, नेशनैलिटीज, रिलीजन,
लेक्सिकल ग्रुप, ज्योग्राफिक रीजन। फिर उसके बाद हमने देखा व्हाट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस क्या क्या करते हैं, कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर जो कंज्यूमर पे इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा सोशल फैक्टर के अंदर हमने देखा रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, सोशल रोल, स्टेटस। फिर हमने रेफरेंस ग्रुप की डिटेल देखी, डेफिनेशन। उसके अंदर हमने देखा प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप जो इन्फ्लुएंस करता है किसी भी कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को। फिर हमने देखा रेफरेंस ग्रुप के अंदर एस्पायरेशनल ग्रुप एंड डिस्क्रिप्टिव ग्रुप एंड ओपिनियन लीडर क्या रोल क्या होता है किसी भी रेफरेंस ग्रुप के अंदर। फिर हमने देखा फैमिली एंड द फैमिली ऑफ द ओरिएंटेशन, और फैमिली की ओरिएंटेशन किस तरह की होती है, एंड फैमिली प्रोक्रिएशंस। फिर हमने देखा रोल्स एंड स्टेटस कि किसी भी कंज्यूमर के डिफरेंट रोल्स में क्या कंडीशन होती है, डिफरेंट स्टेटस में क्या उसका क्राइटेरिया होता है। फिर हमने देखा व्हाट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर। फिर हमने देखे पर्सनल फैक्टर, इसमें था हमारे पास एज, लाइफ साइकिल स्टेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल, वैल्यूज, वेल्थ एंड पर्सनैलिटी। एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज को हमने डिटेल में देखा। फैमिली लाइफ साइकिल को हमने देखा कि उसकी कितनी डायमेंशंस होती हैं। ऑक्यूपेशनल एंड इकोनॉमिक्स सर्कमटेंसेस को देखा कि ऑक्यूपेशनल और इकोनॉमिक सर्कमटेंसेस क्या क्या होते हैं, कि इसमें क्या क्या चेंजेस होती हैं। पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, हमने पर्सनैलिटी को देखा कि पर्सनैलिटी किसे कहते हैं और उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं और उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है बाइंग बिहेवियर में। फिर हमने देखा लाइफ स्टाइल एंड वैल्यू, लाइफ स्टाइल कंज्यूमर के और वैल्यूज कंज्यूमर की वो क्या इन्फ्लुएंस सकती है किसी भी परचेजिंग बिहेवियर में। कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर हमने देखे मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग एंड मेमोरीज, इनका रोल क्या होता है। तो हमने मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरीज देखी जिसमें थी सबसे पहले फ्रॉइड थ्योरी, फिर मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, इसको हमने डिटेल में देखा। फिर हमने देखा हर्ट्ज टू फैक्टर थ्योरी कि हर्ट्ज ने जो डेवलपमेंट की थी, टू फैक्टर थ्योरी थी, उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है किसी भी कंज्यूमर के परचेजिंग प्रोसेस के अंदर। फिर हमने देखा हर्ट्ज टू फैक्टर थ्योरी के जो ग्रुप थे, इसमें सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन एंड डिमोटिवेशन, implied not dissatisfied but not motivated, neutral, positive satisfaction and motivation, हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेटर फैक्टर। यानी यहाँ पे दो ग्रुप ऑफ फैक्टर है। एक ग्रुप ऑफ फैक्टर वो है जो एम्प्लॉय को ना सेटिस्फाई करते हैं ना डिससेटिस्फाई, स्टेबल रखते हैं, और एक वो फैक्टर होते हैं जो एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करते हैं। फिर हमने देखा परसेप्शन किसे कहते हैं, परसेप्शन की कितनी डायमेंशन होती है, सेलेक्टिव अटेंशन, सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन एंड सेलेक्टिव रिटेंशन। फिर हमने देखा इनको डिटेल में सेलेक्टिव अटेंशन, सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन एंड सेलेक्टिव रिटेंशन। फिर हमने देखा लर्निंग एंड मेमोरीज के लर्निंग एंड मेमोरीज, मेमोरीज कितनी तरह की होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और इनका इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर पे क्या होता है। फिर हमने डिस्कस किया कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, और जिसके जो 5 स्टेप थे, पहला था प्रॉब्लम रिकग्निशन, सेकेंड था इंफॉर्मेशन सर्च, थर्ड था इवैल्यूएशन, फोर्थ था परचेज डिसीजन, और फिफ्थ था पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो ये कहलाता है कंज्यूमर परचेजिंग प्रोसेस, जिस प्रोसेस से गुजर के कोई कंज्यूमर परचेजिंग करता है। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को हमने डिटेल में देखा, रिकग्नाइज द प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन सर्च, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में पर्सनल, कमर्शियल, पब्लिक, एक्सपोनेंशियल। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस में हमने देखा इवैल्यूएशन को। फिर हमने एक लैपटॉप की प्रोडक्ट के जरिए देखा कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर कंज्यूमर की डिफरेंट प्रेफरेंस क्या क्या होती हैं। फिर हमने देखा स्टेजेस बिटवीन इवैल्यूएशन, अल्टरनेटिव एंड परचेज के डिफरेंट इवैल्यूएशन और अल्टरनेटिव के अंदर जो परचेजेस की कंडीशन होती है वो क्या होती है। इसमें सबसे पहले था इवैल्यूएशन अल्टरनेटिव, पोस्ट, उसके बाद था परचेज इंटेंशन,
एटीट्यूड ऑफ अदर, अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर, और फिर परचेज डिसीजन। फिर उसके बाद हमने देखा कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, परचेज डिसीजन, एटीट्यूड ऑफ अदर, अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन, परसीव रिस्क। परसीव रिस्क के अंदर हमारे पास 6 टाइप ऑफ रिस्क है: फंक्शनल रिस्क, फिजिकल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, सोशल रिस्क, साइकोलॉजिकल रिस्क एंड टाइम रिस्क। फिर हमने देखा कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के अंदर पोस्ट परचेज बिहेवियर, कि कंज्यूमर जो है पोस्ट परचेज सेटिस्फेक्शन का उसका क्राइटेरिया किस चीज पर होता है, कि कब वो डिसअपॉइंट होता है, कब वो सेटिस्फाई होता है, कब वो डिलाइटेड होता है। फिर हमने देखा हाउ कंज्यूमर यूज एंड डिस्पोज द प्रोडक्ट, कि कंज्यूमर किस तरह प्रोडक्ट को यूज करता है और किस तरह डिस्पोज करता है। और यहाँ पर आके हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।